अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कहानियों के चैनल स्टोरीज़ विद शाह साहब के साथ हाज़िर है। कहानी के हिस्से को आगे बढ़ाते हैं। कहानी में आप लोग पिछली दफ़ा ये जान चुके थे कि हकीम सादुल्ला के कत्ल के सिलसिले में मसूद को फांसी की सज़ा हो चुकी थी। अब मसूद को फांसी से कोई नहीं बचा सकता था। मसूद फांसी घाट तक पहुंच भी गया था, लेकिन भुरिया चरण ने आकर वहां पर मसूद को बचा लिया था। अब मसूद को बचाने के बाद भुरिया चरण चूँकि उससे बहुत बड़ा काम लेना चाहता था, इसलिए मसूद को वो बचाना चाहता था। अब मसूद अपनी ज़िंदगी से बेजार हो चुका था, लेकिन ज़िंदगी से किसको प्यार नहीं होता। जब उसने ये देखा कि भुरिया चरण उसको बचा सकता है, तो उसने उसके साथ एक नीम रज़ामंदी का इजहार किया और फिर जिस तरह से आनन फानन भुरिया चरण उसको वहाँ से भगाकर बाहर ले आया और रास्ते में पुलिस वालों के आंखों में धूल झोंकी, उनको कत्ल किया और बाहर निकलकर एक इमली के दरख्त पर मसूद को बिठा दिया। मसूद जब इमली के दरख्त पर बैठ गया तो भुरिया चरण ने कहा कि देखो मियाँ साहब, तो का हमारा काम तो करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल तुमको अपने सीधे रास्ते पर आना ही पड़ेगा। तकलीफ़ों का ये रास्ता तुमने मुंतखब किया है, तो फिर तकलीफ़ें तुम्हारी मुंतज़िर हैं। याद रखो, जब थक जाना तो हम तुम्हार इंतज़ार में बैठे हैं, हम तुम्हार लिए खुशियाँ ही खुशियाँ लेकर आएंगे। अब हम चलते हैं, सुबह के वक्त यहाँ से निकलना, रात के वक्त यहीं पे छुपे रहना। ये बहुत बड़ा दरख्त है, यहाँ पर कोई भी तुम्हें नहीं देख सकेगा, कोई भी, और फिर कहीं पे भी निकल जाना, मियाँ साहब आपसे फिर मुलाकात होगी। ये क्या कि भुरिया चरण वहाँ से चला जाता है। भुरिया चरण के जाने के बाद मसूद शिशुपन में मुब्तला होता है और फिर ये देखता है कि उसकी सुबह उसके घर वाले उसकी लाश को लेने आए हैं और सब के सब एक मायूसी से एक चेहरा लटकाए हुए वहाँ सब के सब गमज़दा खड़े हैं और एक जनाजा पढ़ाने के लिए मौलवी साहब भी साथ हाजिर हैं। लेकिन फिर पुलिस वालों को से कुछ बातचीत होती है, मामू रियाज को अंदर ले जाया जाता है। मामू रियाज बाहर आते हैं और ये सब लोग अपने घर चले जाते हैं। फिर ये दोपहर के वक्त देखता है कि मामू रियाज वालदा के साथ वापस आती हैं। फिर पुलिस के साथ कुछ बातचीत होती है अंदर और फिर वो लोग चले जाते हैं। रात तक इसी तरह से मसूद वहाँ बैठा रहता है और जब पुलिस वाले वहाँ से चले जाते हैं और सब वहाँ से चले जाते हैं, सन्नाटा हो जाता है, तो फिर मसूद उस इमली के दरख्त से नीचे उतरता है। अब किस तरफ का रुख करे, बहरहाल एक सिम की तरफ चल पड़ता है और फिर दिल में ख्याल आता है कि स्टेशन पर जाना मुनासिब होगा, इस शहर से अब निकल जाना चाहिए। स्टेशन में पहुँचता है, जो गाड़ी सामने खड़ी होती है उस पर बैठ जाता है। काफ़ी सफ़र उस ट्रेन में करता है। फिर अचानक ख्याल आता है कि अगर किसी टिकट वाले ने मुझसे टिकट मांगा तो फिर मैं क्या करूँगा। तब इस ख्याल के तहत अगले स्टेशन पर मसूद उतर जाता है। मसूद के उतरते साथ ही अब मसूद को कहाँ जाना है कुछ नहीं पता, लेकिन मसूद अभी खड़ा ही होता है कि कोई उसके कंधे पे हाथ रखता है। मसूद पीछे मुड़कर देखता है तो एक मुअम्मर खातून, बड़ी उम्र की खातून उसको बुला रही होती है, मुखातिब कर रही होती है और उससे कहते हैं, सरफराज आखिर तुम वापस आ गए। मसूद हैरत भरी निगाहों से मुअम्मर खातून को देखता है और कहता है, जी मैं सरफराज नहीं, मैं मसूद हूँ। खातून कहती है कि तुम अभी भी इतने नाराज़ हो, कोई बात नहीं, चलो तुम मसूद ही सही, लेकिन अब तुम मेरे साथ चलो। और फिर सामने से कुछ नौजवान लड़के लड़कियां सामने से आते हैं और वो मुअम्मर खातून को देखकर और मसूद को देखकर एकदम सरफराज भाई का नारा लगाते हैं। मसूद को स्टेशन से घर ले जाया जाता है। मसूद जब घर पहुंच जाता है तो वहाँ सब के सब उससे ये तकाजा करते हैं कि वो आराम से मान जाए कि वो सरफराज है, वो मसूद नहीं है, और अपना गुस्सा छोड़ दे और हमारे साथ हंसी खुशी ज़िंदगी यहाँ पर बसर करें। मसूद का दिल चाहता है कि उनके साथ काश वो ज़िंदगी बसर कर सकता, क्योंकि जिस अमीर ख़ानदान के वो लोग होते हैं वो उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होता। जिस घर में, जिन गाड़ियों में बिठाकर उसको ले जाया गया होता है, मसूद बिल्कुल सोच भी नहीं सकता कि ये गाड़ियाँ उसका इंतज़ार कर रही हैं, कि महल में वो आराम कर सकता है। लेकिन उसको ये मालूम है कि आज या नहीं मेरा राज खुलेगा और उसके बाद फिर ये सारी आसाइशें मुझसे छिन जाएंगी और एक और धोखाधड़ी का मुझ पर इल्ज़ाम लग जाएगा, जो मसूद अब नहीं चाहता। वहाँ पर मसूद की बीवी भी होती है, जो उसको बहुत
زور دیتی ہے کہ بھائی آپ مان جائیں، آپ ناراض نہ ہوں، آپ کے اپنے والد صاحب سے جو بھی مسائل تھے اب تو والد صاحب اس دنیا میں نہیں رہے، آپ مان جائیں۔ مسعود ان سب کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ ان کو غلط فہمی ہوئی ہے، لیکن کوئی اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ مسعود اپنی رو میں بیٹھا سوچتا ہے کہ کاش میں اس جگہ کو اپنا سکتا، کاش میں ان کو دھوکہ دے سکتا، لیکن مسعود چونکہ ایک شریف گھرانے کا لڑکا ہوتا ہے، ایک خود بھی کوئی برا لڑکا نہیں ہوتا، اس لیے جھوٹ پر کسی عمارت کو قائم کرنا نہیں چاہتا۔ اور پھر مسعود یہ بھی جانتا ہے کہ مسعود کے پیچھے جو شیطانی طاقت لگی ہے، اگر کسی بھی گھرانے میں اس کا ساتھ دیا، اس کو رکھا، ان کی زندگی وہ عذاب بنا دے گا، ان کی جان بھی جا سکتی ہے۔ تو مسعود یہ بھی سوچتا ہے کہ میں اپنی وجہ سے کئی لوگوں کی جانیں کیوں خطرے میں ڈالوں۔ مسعود اپنی زندگی کو بچانے کے لیے دوسروں کی زندگی کو خطرے میں ڈالنے کا قائل نہیں تھا۔ بہرحال مسعود بہت زیادہ کوشش کرتا ہے کہ مسعود جو ہے ان کو سمجھائے، لیکن جب وہ نہیں سمجھتے تو پھر وہ آخر میں ان سے کہتا ہے کہ دیکھیے جب یہ راز افشا ہو جائے گا کہ میں مسعود نہیں ہوں تو پھر آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ میں سچ بول رہا ہوں اور آپ لوگ ایک غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہیں۔ مسعود ابھی ان سوچوں میں گم ہوتا ہے۔ مسعود کے لیے اچھے اچھے کھانے کا بندوبست کیا جاتا ہے، مسعود کو بہترین کپڑے فراہم کیے جاتے ہیں جو زندگی میں اس نے کبھی نہیں دیکھے ہوتے۔ مسعود جس غسل خانے میں نہانے جاتا ہے وہ اس کے کمرے سے زیادہ بڑا اور اس کے گھر میں سب سے خوبصورت کمرے سے زیادہ خوبصورت ہے۔ مسعود یہ ساری چیزیں دیکھ کر اس آسائشوں کو اپنانا بھی چاہتا ہے، لیکن مسعود ایسا کر نہیں سکتا، کیونکہ جس جگہ جس تکلیف میں وہ مبتلا ہے کسی اور کو مبتلا نہیں کرنا چاہتا۔ اب تمام گھر والے اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ مسعود مان جائے کہ وہ سرفراز ہے۔ اچانک ایک گاڑی آ کر بنگلے کے باہر رکتی ہے، جو کہ پولیس کی ایک موبائل ہوتی ہے، جس میں سے تھانے دار صاحب اترتے ہیں اور مسعود کے ہم شکل سرفراز کو ساتھ لے کر بلڈنگ کے اندر، بنگلے کے اندر پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہاں پر ہماری کہانی کے چوتھے حصے کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ اگلے حصے کے ساتھ پھر اس میں ہم حاضر ہوں گے۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اگر آپ کو کہانی پسند آئے، آپ کو میری باتیں پسند آئیں تو آپ بیل آئیکن پر دبا کر چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، لائک کر لیجئے اور شیئر کر دیجئے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔